गाड़ी पंचर हो गई थी। किरमी, एंजल, Present, sir. अनिरुद्ध, ध्रुव, Present. प्रियंका, Present, sir. पूजा, Present, sir. भूमिका, Present, sir. मितेश, Present, sir. साहिल, Present, sir. स्टेफी, Present, sir. ओम पटेल, Present, sir. केशवी, कृपल, Present, sir. दर्शनिका, टीशा, Present, sir. दर्शित, Sir. वंश, Present, sir. मयूर, Present, sir. खुशबू, निराली, लीजा, Present, sir. लीजा, तनुश्री, दीप, Present. तन्वी, शिवानी, Present, sir. केनिल, Present. संजो, अदिति, जील, अब्बन, Present. दिशा, now SVV students. आदित्य, वर्षिल, Present, sir. खुशी पटेल, Present, sir. यश, Present, sir. नील पटेल, Present, sir. भावना शर्मा, ध्रुव, Present, sir. व्रज, चंदन, Present, sir. वृत, अभिषेक, So, Ruth, present. ओके, अभिषेक, Present, sir. Present. खुश पटेल, Present, sir. प्रियांशी, Present, sir. धार्मिक,
लक्ष्य, प्रेजेंट सर। हर्ष, नंदिनी, Present, sir. मनीषा, संजना, जयवीर, पल्लव, देवराज, हर्षिल, ललित, पल्लव प्रेजेंट सर। ललित, सर आदित्य प्रेजेंट। आदित्य, निरुद्ध प्रेजेंट। दितिशानी। अनिरुद्ध। और कोई? ठीक है बेटा, हो गया सबका? चलो नील पटेल एब्सेंट है। नील का अटेंडेंस नहीं हुआ क्या? प्रेजेंट सर। अच्छा, प्रेजेंट है। चलो, सबको स्क्रीन विजिबल है? अनिरुद्ध प्रेजेंट सर। हाँ, अनिरुद्ध आपका अटेंडेंस मार्क हो गया बेटा। ओके। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है ना। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ हम सबको पता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ? विच कॉन्टिन्यूसली चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, है ना। ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है? जो मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो और डायरेक्शन में भी चेंज हो, उस पैरामीटर को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग। ठीक है। सिमिलरली ऑल्टरनेटिंग करंट हमने देखा था। Alternating current is the current which continuously changes in magnitude and periodically reverses its direction. इसमें डायरेक्शन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एसी और डीसी में जब आपको डिफरेंस बताया गया था तो डायरेक्शन पे मैंने बहुत फोकस किया था, क्योंकि डायरेक्शन से ही हम दोनों की डेफिनेशन को रिलेट करते हैं, है ना। एसी करंट वो करंट है जिसमें आपका डायरेक्शन चेंज होता है, और डीसी करंट वो करंट है जिसमें डायरेक्शन का कोई भी चेंज नहीं होता, है ना। नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है। इसके बाद हमने इनके ग्राफ भी प्लॉट करे थे, टाइम के रिस्पेक्ट में और एंगल के रिस्पेक्ट में। तो ईएमएफ का जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो ईएमएफ की इक्वेशन क्या होती है? जनरली ईएमएफ का इक्वेशन होता है इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर वो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा साइन का ही फंक्शन लोगे, आप इसको कोसाइन के फंक्शन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस ओनली। सिमिलरली करंट भी अगर ऑल्टरनेटिंग है तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इफ इट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। जनरली हम साइनोसोडियल फंक्शन लेते हैं,
लेकिन हमेशा साइनोसॉइडल फंक्शन हो ये भी कंपल्शन ऐसा नहीं है, ठीक है। और अगर आप चाहो तो कोसाइन के फंक्शन से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये सब ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और ऑल्टरनेटिंग करंट के एग्जांपल्स, ठीक है। ये इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि इसका नेचर कैसा है, ऑल्टरनेटिंग, इसका भी नेचर कैसा है, ऑल्टरनेटिंग, ठीक है। जब हम ग्राफिकली इसको प्लॉट करते हैं, जैसे हमने ईएमएफ को प्लॉट किया, तो ईएमएफ को हमने प्लॉट कर दिया, साइन वेव बना के इसको हमने शो कर दिया। अब जैसे आप करंट का ग्राफ प्लॉट करोगे तो हम सबको पता है करंट की पीक वैल्यू क्या होती है, आई नॉट। अब यहाँ पे ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। ये जो आई होता है इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। ये वाली जो आई होती है इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट। ये जो आई नॉट होता है इसको बोलते हैं पीक करंट, इसको क्या बोलते हैं, पीक करंट, है ना। ओमेगा आप सबको पता है, एंगुलर आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा, और टी आपका टाइम होता है, ठीक है। ओमेगा को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओमेगा इज योर 2 पाई बाई टी, और यू कैन ऑल्सो राइट 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो कई बार आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी इक्वेशन दे रखा होता है। मैंने आपको कल होमवर्क में काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए थे, अगर आपने उनमें से कुछ भी क्वेश्चंस ट्राई करे होंगे तो आपके पास ये सारी चीज़ें आई होंगी। होमवर्क में जो क्वेश्चंस थे उन पे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। कहीं पे इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू पूछा गया था, कहीं पे पीक वैल्यू ऑफ करंट पूछा गया था, कहीं पे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ पूछा गया था। इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी टाइम पे, किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पे उसका क्या ईएमएफ होगा, क्योंकि हम सबको पता है, देखो ईएमएफ का वैल्यू आपका टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना। तो t/4 पे ईएमएफ का वैल्यू देखो मैक्सिमम है, फिर t/2 पे ईएमएफ का वैल्यू फिर से 0 हो गया, है ना। तो हर टाइम पे आपका जो ईएमएफ का वैल्यू है वो चेंज होता जा रहा है। तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वैल्यू निकालना है, जैसे मुझे 5t/4 पे वैल्यू निकालना है ना, 5t/4 पे वैल्यू क्या आएगा, तो मैं यहाँ पे ये जो स्मॉल t है इसको 5t/4 से रिप्लेस कर दूंगा। समझ आ रही, इक्वेशन आपका सेम ही रहेगा। जिस भी इंस्टेंट पे आपको ईएमएफ का वैल्यू पूछा होगा, उस इंस्टेंट पे आप इस टाइम की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करो, तो आपको उस इंस्टेंट पे ईएमएफ का वैल्यू पता चल जाएगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। दिस इज योर पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। पीक मतलब मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इसका वैल्यू कितना है, ई नॉट, है ना। अब सिमिलरली हम करंट का भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब देखो करंट का जो ग्राफ है और ईएमएफ का जो ग्राफ है, इन दोनों की पीक वैल्यू में डिफरेंस है ना। ऐसा क्यों है, दोनों की जो पीक वैल्यूज़ हैं इसमें डिफरेंस आ रहा है। अगर आप बड़े ध्यान से इस ग्राफ को देखो, है ना, एक तो आपका ईएमएफ का ग्राफ है, ठीक है, और दूसरा आपका करंट का ग्राफ। तो दोनों के ग्राफ में देखो, दोनों की पीक वैल्यूज़ में डिफरेंस है ना। पहले वाले की जो पीक वैल्यू है वो ई नॉट की पीक वैल्यू ज़्यादा है और आई नॉट की पीक वैल्यू कम है। ऐसा क्यों हुआ, क्या आप में से कोई बता सकता है, ये दोनों की पीक वैल्यूज़ में डिफरेंस क्यों आ रहा है, जबकि दोनों ग्राफ का नेचर तो बिल्कुल सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है, खाली पीक वैल्यूज़ का डिफरेंस आ रहा है। दोनों की पीक वैल्यूज़ में डिफरेंस आ रहा है, नेचर में कोई फ़र्क नहीं हो रहा। देखो ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। ये भी पाई एंगल पे 0 हो रहा है, ये भी पाई एंगल पे 0 हो रहा है, ये भी 2 पाई पे 0 हो रहा है, ये भी 2 पाई पे 0 हो रहा है, 3 पाई पे भी दोनों 0 हो रहे हैं। नेचर में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन दोनों की पीक वैल्यूज़ में डिफरेंस आ रहा है ना। ऐसा क्यों हुआ, तो पहले तो ये देखो, दोनों की जो इक्वेशंस है ना, चाहे आप ईएमएफ का इक्वेशन देखो, चाहे आप करंट का इक्वेशन देखो, दोनों का इक्वेशन जो है वो साइन का फंक्शन है, ठीक है। दोनों का इक्वेशन जो है साइन का फंक्शन है, साइन ओमेगा टी। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है मतलब इसलिए दोनों का नेचर बिल्कुल सेम है। तो ओमेगा हमें उस ग्राफ का नेचर बताता है। ओमेगा ग्राफ का क्या बताता है आपको, नेचर बताता है, नेचर ऑफ ग्राफ, कि आपके ग्राफ का नेचर क्या हो। अगर सपोज करो यहाँ पे 2 ओमेगा होता तो इसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाता, मतलब अगर एक साइकिल में इसके 2 कर्व कंप्लीट हो रहे हैं तो उसके 4 कंप्लीट हो जाते। समझ आ रही है। तो नेचर ऑफ ग्राफ हमें कहाँ से पता चलता है, फ्रीक्वेंसी से पता चलता है।
नेचर ऑफ ग्राफ हमें कहाँ से पता चलता है, फ्रीक्वेंसी से पता है। और जो पीक वैल्यू का जो डिफरेंस आ रहा है दोनों ग्राफ में, आप देखो करंट का पीक वैल्यू कम है, ई नॉट का पीक वैल्यू ज़्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम देखो करंट को क्या लिखते हैं, अगर मैं इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूं तो ये करंट बन जाएगा ना। अगर ईएमएफ की इक्वेशन को आप रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो ये आपको करंट मिल जाएगा। इसलिए दोनों की पीक वैल्यूज में डिफरेंस आ रहा है। दोनों की पीक वैल्यूज में डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो फैक्टर है रेजिस्टेंस से डिवाइड हो गया। अब डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली इसकी पीक वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। ईएमएफ के कंपैरिजन में करंट की जो पीक वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए ये फैक्टर का डिक्रीमेंट आ रहा है। तो पीक वैल्यू जो है आपकी यहाँ से डिसाइड होती है, ये वाले फैक्टर्स। और नेचर ऑफ ग्राफ आपका ओमेगा से डिसाइड होता है, मतलब साइन ओमेगा टी के वैल्यूज है ना। अगर यहाँ पे इक्वेशन अलग होता, कॉस ओमेगा टी होता, तो आपका नेचर चेंज हो जाता। तो ये जो फैक्टर है वो नेचर डिसाइड करता है, साइन ओमेगा टी वाला, कि ग्राफ का नेचर कैसा होगा या कर्व का नेचर कैसा होगा, है ना। नेचर ऑफ कर्व यहाँ से पता चलेगा। और ये वाला जो फैक्टर है ये मैक्सिमम, वो ग्राफ कहाँ तक जा सकता है ना, मैक्सिमम या फिर पीक, मैक्सिमम और यू कैन से पीक वैल्यू ऑफ कर्व, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, मैक्सिमम उसकी वैल्यू कहाँ तक जा सकती है वो चीज़ हमें यहाँ से पता चलेगी। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। थोड़ा जोर से बोल के बताना, क्योंकि इसमें कमेंट्स नहीं मेरे को दिखाई देंगे, है ना। ये दोनों पॉइंट सबको क्लियर है। यस सर। है ना, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अभी हम इस पे क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। होमवर्क कोई सबमिट नहीं कर रहा, क्या बात है। कल इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको दिए थे, अगर आप उसको ट्राई करते तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलती, है ना। एक दो पॉइंट्स और मैं क्लियर कर दूं, फिर मैं कल के होमवर्क में से कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, है ना। होमवर्क आपको खुद से एक बार ट्राई करना चाहिए, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन सुनोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिना ट्राई किए पढ़ोगे तो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा, इसलिए ट्राई किया करो पहले खुद से एक बार, और फिर एक्सप्लेनेशन हो तो, है ना। चलो, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया आप लोगों को ना। सिमिलरली कॉस का भी फंक्शन हो सकता है, ये मैंने आपको बता दिया। जो ईएमएफ होता है हमारा, कोसाइन का भी फंक्शन हो सकता है। ये सारे इक्वेशंस जो है ऑल्टरनेटिंग इक्वेशंस, कॉस हो गया, साइन हो गया, है ना, ये सब ऑल्टरनेटिंग नेचर को शो करते हैं। अब जो ईएमएफ और करंट है, ठीक है, ये जो ई और आई है, इट इज़ नोन एज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड करंट, जो हम इक्वेशन में लिखते हैं ना, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ई क्या बता रहा है, ई बता रहा है हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू, उस इंस्टेंट पे, मतलब उस टाइम पे उसकी वैल्यू क्या होगी। ई नॉट और आई नॉट क्या बता रहे हैं, पीक वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वो कर्व आपका कहाँ तक जा सकता है, वो हमें ई नॉट और आई नॉट की वैल्यू से पता चलता है ना। इसको हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, है ना। ओमेगा क्या आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी इज योर इंस्टेंटेनियस टाइम, जिस टाइम पे हम बात करेंगे, और ओमेगा टी आपका क्या होता है, फेस। ठीक है, ओमेगा टी क्या होता है, हमारा फेस होता है। ठीक है, ओमेगा टी इज योर फेस। अब यहाँ पे क्या आप में से कोई बता सकता है यहाँ पे फेस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं आपको इस तरह की इक्वेशन दे रहा हूँ, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फेस कांस्टेंट इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में फेस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा। इस इक्वेशन में
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर फेस कांस्टेंट? देखो ये बातें कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। जो हमारा जनरल इक्वेशन होता है वो हमेशा इस फॉर्म में होता है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओमेगा टी इज योर फेस एंगल, ओमेगा टी को क्या बोलते हैं? फेस एंगल। एंड फाइव क्या होता है आपका? फेस कांस्टेंट। फाइव इज योर फेस कांस्टेंट। तो अगर मैं आपको ये इक्वेशन डायरेक्टली दे रहा हूँ, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, मैंने आपको बोला क्वेश्चन में कि द EMF ऑफ द ऑल्टरनेटिंग सोर्स वेरीज लाइक दिस बाय दिस इक्वेशन। सो इस इक्वेशन को देख के आपको समझ जाना है कि यहाँ पे जो फेस कांस्टेंट है उसका वैल्यू क्या है? 0 है ना। फेस कांस्टेंट का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 0 है। फेस का वैल्यू क्या है? ओमेगा टी। कई क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली पूछा जाता है व्हाट इज द फेस वैल्यू एट t इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे आपका फेस का वैल्यू क्या होगा? फेस एंगल क्या होगा? 5 ओमेगा के बराबर हो जाएगा। t इक्वल टू 5 सेकेंड पे आपका जो फेस एंगल होगा वो क्या होगा? 5 ओमेगा। अब ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है आपका 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो जनरली आपको फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दे रखा होता है, जनरली फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दे रखा होता है 50 हर्ट्स। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये आपको यहाँ से आंसर पता चल जाएगा, ओमेगा के टर्म्स में या फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, जिसके भी टर्म्स में आपको आंसर निकालना। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि बताओ कि एक दो क्वेश्चंस हम लेके देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। ये पॉइंट्स अगर आपको क्लियर है तो फिर अब आप क्वेश्चंस इजीली हैंडल कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स में किसी में भी डाउट है तो बताओ। एक एग्जांपल मैं लेने वाला हूँ और उसी से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट? जल्दी से बोलो। यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। आपको जो मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ योर होमवर्क, कल का होमवर्क जिन्होंने सॉल्व नहीं किया वो आज ज़रूर सॉल्व कर लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, वो सारे के सारे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ योर होमवर्क। Find the time required for a 50 Hz alternating source to change the value from 0 to RMS value, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो। Find the time required for a 50 Hz alternating current। तो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है which is 50 Hz। नेचर आपको गिवन है ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू RMS वैल्यू, मतलब करंट की इनिशियल वैल्यू क्या दी हुई है? 0, और फाइनली 0 से लेके कहाँ तक चेंज हो रहा है? RMS वैल्यू तक। और हम सबको पता है कि अगर हमारा सोर्स ऑल्टरनेटिंग है तो उसका इक्वेशन इस तरह से होगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है सोर्स के बारे में तो आप हमेशा उसको साइनोसॉइडल फंक्शन मान के सॉल्व करोगे। अगर क्वेश्चन में करंट का सोर्स के बारे में कोई भी इक्वेशन नहीं दी है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है ना, ओपन क्वेश्चन अगर आपको पूछा गया है तो आप उसको साइनोसॉइडल इक्वेशन मान के ही सॉल्व करो। ठीक है, तो मेरा करंट का वैल्यू क्या होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। और इसके लिए मैंने कल आपको IRMS वैल्यू निकालना सिखाया था। IRMS वैल्यू हमने कल ऑलरेडी कैलकुलेट किया था और उसका वैल्यू कितना आता था? I0/√2। ठीक है, IRMS वैल्यू फॉर दिस फंक्शन विल बी I0/√2। तो मुझे टाइम निकालना है कि जब मेरा करंट 0 से लेके I0/√2 चेंज होगा, कितने टाइम में चेंज होगा। ठीक है, कितने टाइम में, हाउ मच टाइम इट विल टेक
to change its value from 0 ampere to I naught by root 2 ampere. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, है ना. तो सबसे पहले हमारा बेसिक इक्वेशन हमें पता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, अब I इक्वल टू 0, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो 0 इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. जैसे आप 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगा साइन ओमेगा टी विच इज इक्वल टू 0 साइन ओमेगा टी विच इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से आपको t का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0. मतलब जब करंट आपका 0 था तो टाइम भी क्या हो गया, 0, क्योंकि ओमेगा तो 0 हो नहीं सकता. ओमेगा किस पे डिपेंड करता है, आपका फ्रीक्वेंसी पे. ओमेगा इज 2 पाई एफ, बट फ्रीक्वेंसी इज नॉन जीरो, ओमेगा कैन नेवर बी 0. तो यहाँ पे टाइम को ही 0 होना पड़ेगा, है ना. तो t इक्वल टू 0 पे हमारा करंट का वैल्यू क्या है, 0. अब देखते हैं कि जब आपका करंट का वैल्यू IRMS के बराबर हो जाएगा तब उसका टाइम कितना होगा. तो वी विल यूज द सेम इक्वेशन अगेन, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. अब करंट का वैल्यू आपका कितना हो गया, आई नॉट बाई रूट 2 के बराबर, है ना. तो जिस इंस्टेंट पे आपका करंट RMS करंट के बराबर होगा वो उस इंस्टेंट पे हमारा टाइम कितना होगा ये हमें फाइंड करना है. तो टाइम हम यहाँ से निकाल लेंगे, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना. करंट की वैल्यू क्या रखेंगे, आई नॉट बाई रूट 2 विच इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. देखो आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो गया, साइन ओमेगा टी 1 बाई रूट 2. तो ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 45 होता है 1 बाई रूट 2, ओमेगा टी विल बी पाई बाई 4. एंड वी नो दैट ओमेगा इज योर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू टी इट इज इक्वल टू पाई बाई 4. पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. देखो तो यहाँ से टाइम कितना मिल जाएगा, 1/8 इंटू फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो यहाँ से आपको टाइम पता चल जाएगा, 1/8 इंटू फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है, 50 हर्ट्स. 50 हर्ट्स यू विल पुट हियर. तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपको टाइम का वैल्यू मिलेगा 2.5 मिली सेकेंड्स. यू विल गेट, इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2.5 मिली सेकेंड्स. मतलब इतने कम टाइम में आपकी जो करंट की वैल्यू है वो 0 से लेके IRMS अप्रोच कर जाएगी. तो करंट की वैल्यू को 0 से IRMS अप्रोच करने में कितना टाइम लगेगा, 2.5 मिली सेकेंड्स, है ना. इट विल टेक ओनली 2.5 मिली सेकेंड्स टू रीच द करंट फ्रॉम 0 टू RMS वैल्यू. समझ आया आपको, ऑल ऑफ यू गॉट दिस. अच्छा, आज आपको क्या करना है, ये सारा होमवर्क कंप्लीट कर देना है. ये जितना भी होमवर्क के क्वेश्चंस हैं किसी ने भी कल सबमिट नहीं किया था, है ना. 19 क्वेश्चन है. 19 में क्या है, देखो एक 19 वाला भी बता देता हूँ और फिर हम क्लास को एंड करते इधर. बाकी क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करोगे, है ना. एक 19 क्वेश्चन भी आपको बता रहा हूँ. 19 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द पीक वैल्यू ऑफ एन AC फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स is 14.14 ampere. Frequency is given, question number 19. Frequency is 50 hertz and peak value of current is 14.14 ampere. Find the RMS value of the current. ठीक है, RMS वैल्यू तो हमें पता होता है ना, IRMS is equal to I naught by root 2. सिंपल. ये आपको आई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, उसने बोला है पीक वैल्यू ऑफ द करंट इज दिस. तो RMS वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको आप रूट 2 से डिवाइड कर दोगे, बस सिंपल. क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया. इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया. सेकेंड पार्ट में देखो क्या पूछा है. सेकेंड पार्ट में पूछा है हाउ मच टाइम विल द करंट इन रीचिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, है ना.
ज़ीरो से मैक्सिमम पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो अगेन आप वही बेसिक इक्वेशन यूज़ करोगे, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जब करंट का वैल्यू ज़ीरो होगा तब टाइम कितना होगा वो फाइंड करो। फिर जब करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम मतलब आपका आई का वैल्यू आई नॉट के बराबर हो जाए, तब आपका टाइम कितना आएगा। दोनों टाइम का जो डिफरेंस होगा उतना टाइम उसको लगेगा मैक्सिमम करंट पहुंचने में। क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना कि मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो आपकी बेसिक इक्वेशन तो यही है ना, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसमें आप आई की जगह पे क्या रिप्लेस कर दोगे, मैक्सिमम करंट इज योर आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो मतलब ओमेगा टी आपका किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा टी आपका पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगा ना, सॉरी साइन 90 पे 1 होता है ना, हाँ। ओमेगा का वैल्यू लिखोगे 2 पाई एफ, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा 1/4 इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 50 हर्ट्स, यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको टाइम का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं आप ये मान के चलो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से रिलेटेड, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और दूसरी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपकी ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आपको हर सबस्क्रिप्ट के बारे में पता होना चाहिए कि ओमेगा क्या है, ई नॉट क्या है, ई क्या है। यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। समझ आ गया? हाँ, है ना? तो इसको आप होमवर्क के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व करोगे, उसके बाद ही आपको अच्छे से क्लियर होगा कि ये सारे टर्म्स क्या हैं, है ना? सारे होमवर्क के क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, आज हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं, फिर हम मंडे को कंटिन्यू करेंगे।